हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इसके पहले हमने जो नेशनल इनकम पढ़ा, उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन को लेकर के है, जो ऑल स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें पूरा एक मॉड्यूल और अपना एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के उसकी प्रिपरेशंस को देखेंगे, मतलब उसको हम तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ये इसका मतलब ये है कि हम आने वाले टाइम पर अपने आप को कैसे देखेंगे। इन द सेंस कि हम प्लानिंग करते हैं कि हम आने वाले टाइम पर इन फ्यूचर हम अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, या फिर हम पिछले जो हमारे पास्ट ईयर है, जो पिछला जो गया है वो ईयर, उसमें हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन सी गलतियां की हैं, या हमें अपने किस किस वर्क किस किस एरिया पे काम करना है जिसमें हम वीक हैं या कमज़ोर हैं। तब हम ये निर्णय लेते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर अपने इस एरिया पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम और अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को विकसित कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी एक प्लानिंग होती है, और कंट्री लेवल पर देखें तो कंट्री के पर्टिकुलर इंडिविजुअल पीपल्स को लेकर के प्लानिंग की जाती है। इवन कंट्री को हम आने वाले टाइम पे कहाँ देखेंगे, हम किस तरीके से इसको डेवलप करें, तो ये सारी इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सारी। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग ने रूस से, पहले टाइम में क्या होता था, रूस ने ये सब लेकर के आया था, तो उससे हमने रूस से हम इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। तो बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग अगर देखें वो है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग कहता है कि द इकोनॉमिक प्लानिंग refers to the path of action in terms of policy measures to be followed in a future in presence predetermined objective। मैंने इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों का साथ में कर दिया हूँ ताकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि उद्देश्य हैं, और जो हम भविष्य में अपनाएंगे, और वो बिल्कुल नीतिगत उपायों के थ्रू आर्थिक नियोजन के कार्यों के मार्ग को संदर्भित करता है। यानी कि जो भी हम भविष्य में, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो भी हमारे उसको उसको अपनाएं, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से ऐसे पॉलिसी को हम मेज़र करेंगे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद हम एक इकोनॉमिक प्लानिंग, एक अच्छी एक आर्थिक नियोजन कर सकते हैं। तो वहीं पर हायक एक इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने प्लानिंग का मीन्स बताया कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब कहने का मतलब कि जो भी उत्पादन होगा, उत्पादन गतिविधियां की जो एक दिशा होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि केंद्र के द्वारा, केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा की जाने वाली उत्पादन गतिविधियों की दिशा को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं कि केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा उत्पादन गतिविधियां की दिशा की तरफ काम करने, मतलब उत्पादन गतिविधियां होंगी तभी तो हमारा देश क्या होगा, डेवलप्ड होगा। तो ये बोल रहे हैं कि हायक की इकोनॉमिक प्लानिंग आखिर होती क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर देन क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आए हैं, क्यों प्लानिंग की हमें को ज़रूरत है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या हैं कि हमको इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कंट्री के लिए लाया गया, तो कंट्री के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो हैं उस कंट्री के सिटीजन्स, उनके लिए बनाया जाएगा कि हम कैसे अपने सिटीजन्स को उनको ग्रोथ कर सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। तो पहला पॉइंट ही यही बोलता है कि भैया जीवन स्तर में सुधार और दृष्टि से विकास की उच्च दर होनी चाहिए। मतलब कि हमारे जो कंट्री है उसमें जो लोग हैं उनके जीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कोई मतलब कि ऐसा ना रहे कि जिसके किसी के पास घर ना हो, वो अपना झोपड़ी बना के रह रहा है, बिल्कुल गंदी जगह में रह रहा है। तो भैया इसको सुधारने के लिए हमने आवास योजना, ये सारी योजना, ये सब प्लानिंग्स में लेकर के हमने लेकर के आए। फिर हम किस तरीके से हाई रेट ग्रोथ करवाएं, मतलब कि
विकास किस तरीके से हम रेट को, विकास की जो दर है उसको हम हाई करें। सेकंड पॉइंट ये बोलता है मॉडर्नाइजेशन, हम नई प्रौद्योगिकी को अपनाएं, हम नई चीज़ों को अपनाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपको तो पता ही है कि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। तो परिवर्तन अगर हम करेंगे, नई प्रौद्योगिकी लाएंगे, नई सोच के साथ उतरेंगे, सभी का विकास करेंगे, तो हमारा सामाजिक दृष्टिकोण और अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा। मतलब हमारे जो सोशल जो है आउटलुक है वो क्या होगा, चेंज होगा। सोशल आउटलुक चेंज होगा, अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण आएगा, मतलब कि नए उद्योग जनरेट होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये सारे कुछ उद्देश्य होते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के, किसी भी कंट्री के प्लानिंग के, कि हम किस तरीके से अपने कंट्री को ग्रोथ करवाएं। मेनली तो यही होता है। तो हम ये देखते हैं कि हमने नेस जो प्लानिंग है, क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस सोचा कि बिफोर इंडिपेंडेंस सोचा? नहीं, हमने बिफोर इंडिपेंडेंस ही सोच लिया था कि हमको प्लानिंग, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो कैसी प्लानिंग होगी, क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो उसमें जो पहला नाम आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। ओके, हिंदी में है राष्ट्रीय योजना समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। ये 1938 में बना और 1938 में इसका जो गठन किया गया, इसको जो फॉर्म्ड किया गया, वो उस टाइम की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करी। और उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इस राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो वो था कि डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार करना था, एन इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि जो हमारा स्वतंत्र भारत है उसके लिए आर्थिक योजना का एक इंडेक्स, एक खाका तैयार करना था, ब्लूप्रिंट तैयार करना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान का मतलब ये था कि बॉम्बे में ही उस टाइम बड़े बड़े जो भी उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियल मैन, इंडस्ट्रियलाइज जो थे, उसमें GRD टाटा, GD बिरला जी, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, लाल श्रीराम, है ना, कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्रॉफ, आरदेशिर दलाल एंड जॉन मथाई, इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने कहा कि भैया किस तरीके से हम अपने एरिया जो भी जो बॉम्बे वाले हैं, जो भी है, हम उस वहाँ के कैसे ग्रोथ करें, वहाँ के लोगों को कैसे सुधार लाएं। बट पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्शन उठाया गया इसको लेकर के, क्योंकि ये बिजनेस क्लास वाले थे सब, इस वजह से तो ये थोड़ा सा फेल्ड हो गया। बट आपको याद रखना बॉम्बे प्लान। फिर आता है पीपल प्लान्स 1945, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एन रॉय ने पीपल्स प्लान्स लेकर के आए और इस योजना का सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई कृषि को, एग्रीकल्चर को। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो देश हमारा था बेसिकली बहुत गरीब था, लोग सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में थे। एजुकेशन इतना नहीं था कि लोग क्या कर सकें, इंडस्ट्री खोल सकें या फिर कोई ऐसा सर्विसेज दे सकें। तो उस टाइम ऐसा नहीं था, लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। तो उन्होंने पूरा जो फोकस रखा वो कृषि के क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर था। ये जो प्लान था पूरा 10 ईयर्स का इन्होंने बनाया था और इन्होंने कहा था कि सभी जो भी एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शंस जो भी हैं उनका हम क्या करें, नेशनलाइजेशन करें, ताकि वो आगे से आगे बढ़ सके, उनको सिक्योरिटी मिल सके इस सारी चीज़ों को ले करके। तो ये हो गया आपका पीपल्स प्लान, आपको इसको याद कर लेना है। फिर है गांधीयन प्लान्स। गांधीयन प्लान्स में क्या बोलता है, ये भी 1944 में आया। गांधीयन प्लान एक वर्धा आपकी जगह है यहाँ पे, उसके कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे श्रीमन नारायण द्वारा, किसके थ्रू लाया गया, गांधीयन प्लान नारायण द्वारा। इसमें जो कुटीर उद्योगों को विकसित करना, कुटीर उद्योग का मतलब ये होता है जो प्राइमरी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज विथ प्राइमरी टू रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि हमारा जो देश है वो गांव का देश है
और जो गांधीयन प्लान इसलिए बोला गया क्योंकि गांधी जी की स्ट्रेटजी ये थी कि हम अगर गांव का विकास करते हैं, गांव है ना, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करते हैं, तो हम सारे देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि रूरल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। वहाँ के लोगों को अगर हम थोड़ा सा उनके जीवन स्तर को उठाएंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अगर हम उठाएंगे, तो हम अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से गांधीयन प्लान, गांधीयन स्ट्रेटजी यानी कि गांधीयन जो थॉट्स थे उनके बेस पे लेके आए। तो कुटीर उद्योग, प्राइमेसी और रूरल डेवलपमेंट, डेवलपिंग कॉटेज। उस टाइम वो चरखा बहुत चलता था और गांधी जी चरखा भी चलाते थे, इसलिए कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई और आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये होगा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ अपर लेवल के लोगों के पास ना रहे, वो नीचे तक पर्टिकुलर आखिरी मतलब कि देश के आखिरी व्यक्ति तक वो पहुँचे। इसलिए इसका जो मतलब हुआ आर्थिक विकेंद्रीकरण। आई होप इसको आपको क्लियर हो रहा होगा गांधीयन प्लान। ओके। सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान 1950 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि किसने निकाला, किसने लाया, ये सारी चीज़ें पूछता है, आपके पीसीएस में पूछ लेता है, फैक्ट वाइज आपका क्वेश्चंस कर लेता है। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उस डाउट को क्लियर करूँ, फिर अपन या फिर डाउट सेशन की क्लास उसी में ले लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सर्वोदय योजना ये जो है जयप्रकाश नारायण, जो सर्वोदय योजना है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा गांधी योजना से प्रेरित होकर के, जो गांधी ये योजना हमने अभी देखा उससे उन्होंने इंस्पायर्ड हुए और फिर जयप्रकाश नारायण ने लेकर के आए। और इसमें इन्होंने विनोबा जो भावे थे उनके कुछ थॉट्स को ऐड किया साथ में, है ना। इन्होंने छोटे और कपास उद्योग और कृषि पर भी जोर दिया, जैसे गांधीयन प्लान्स में कॉटन इंडस्ट्री को हमने पुल अप किया था। फिर देन योजना में भूमि सुधार और विकेंद्रीकृत भागीदारी, कहने का मतलब प्लान आल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन लैंड रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी प्लान। कहने का मतलब ये है कि योजना में जो भी भूमि सुधार हम करेंगे, विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना पर भी बल दिया। भूमि सुधार का मतलब था कि लोगों के पास भूमि नहीं थी, ज़मीन नहीं थी। उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ तो जितनी ज़मीन थी सब किसके पास थी? जमींदार के पास। उस टाइम जमींदारी, तो हमने ज़मींदारों से क्या कर लिया? लैंड्स को एक्वायर कर लिया और वो फिर लैंड हमने भूमि सुधार पर लेकर के। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्लानिंग कमीशंस। अब ये प्लानिंग कमीशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों लाया गया? प्लानिंग कमीशन को हम आगे भी देखेंगे। इसमें क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन हमने इसलिए लाए ताकि हम क्या कर सकें, योजनाएं जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनेंगे उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है, इसलिए प्लानिंग कमीशन लेकर, इसके जो चेयरमैन होते थे, अब तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग ला दिया गया है, बट प्लानिंग कमीशन में इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते थे। तो पहले इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या बोला इन्होंने? इंडिया वॉज डिक्लेयर बी अ प्लान एंड अ मिक्सड इकोनॉमी विथ स्टेट हैविंग ए एक्टिव एंड डोमिनेंट रोल ऑफ इकोनॉमी। तो इनका मतलब ये था, योजना आयोग का योजना आयोग में ये था कि जो हमारी एक क्या होगी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। और इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टेट अपना एक एक्टिव रोल इसमें क्या करेंगे, अपना बताएंगे। मतलब कि स्टेट भी साथ में आएगा कि भैया आपको क्या ज़रूरत है। मतलब स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री होंगे वो भी इस प्लानिंग कमीशंस में होंगे और इनका जो हेड चेयरमैन होगा वो होगा आपके जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे उस टाइम, तो वो उनके चेयरमैन होंगे। ये सारे लोग मिलकर के योजना आयोग में बैठेंगे। तो योजना आयोग का जो हुआ 15 मार्च 1950, आप याद रखेंगे, 15 मार्च 1950 में बना था प्लानिंग कमीशन। आगे हम इसको देखते हैं और बढ़ा करके। अब मेजर फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग्स, मतलब आर्थिक नियोजन की कुछ विशेषताएं, उसको हम देखते हैं आखिर क्या विशेषताएं हैं आर्थिक नियोजन की, क्या हो सकती हैं। तो आर्थिक नियोजन की जो विशेषताएं, इट कंसर्न विद द सर्वे एंड डायग्नोसिस द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो।
ये बोलता है कि जो भी वर्तमान और आर्थिक परिदृश्य के सर्वेक्षण और निदान से संबंधित है, मतलब कि जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है इकोनॉमिक सिनेरियो, उसका हम सर्वे करेंगे और उसको ठीक करने के लिए जो भी सारी चीज़ें होंगी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको फेस करने के लिए हम एक रिजल्ट निकालेंगे कि कैसे हम इसको। दूसरा पॉइंट जो बोलता है कि इट डिफाइन द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव टू अचीव इन फ्यूचर, मतलब ये कि हम अपनी पॉलिसी को इस तरीके से डिफ़ाइन करें, अपने उद्देश्यों को डिफ़ाइन करें, जो भी है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हम फ्यूचर में उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें, मतलब उसको अचीव कर सकें। तो विद देन थर्ड पॉइंट इज़ कि इट प्रेजेंट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन फॉर द होल इकोनॉमी, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के लिए हम एक बड़े रूप से आर्थिक प्रक्षेपण, यानी कि एक आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बताएंगे कैसे हमको करना है। फिर देन फोर्थ पॉइंट इज इट फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी थ्रू विच ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड, हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसके थ्रू हम जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम पा सकें, प्राप्त कर सकें। तो ये मेजर फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग्स है। और फिर देन लास्ट इज इट गाइड्स एंड डायरेक्ट द इकोनॉमी अलॉन्ग विद द पाथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दूसरी चीज़, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो करती क्या है, वो डायरेक्शन देती है, गाइड करती है कि हमें किस तरीके से ग्रोथ करना है और किस तरीके से हम कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया, ओके। फिर देन अब अपन ये देखते हैं जो हेडिंग है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है, मुख्य उद्देश्य भारत के लिए क्या है नियोजन के। तो पहला है भैया, हमने अभी देखा कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताती है, कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को बताती है कि हम उत्पादन गतिविधियां कैसे करेंगे। अगर हम उत्पादन गतिविधियां करेंगे तो क्लियर है कि हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगा। आप देखते होंगे बजट में, इन सब चीज़ों में, कि आने वाले इन 4-5 साल बाद हमारी इकोनॉमी इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी हो जाएगी। पर अभी आप देखे होंगे 5 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी हमको नेशनल इनकम जनरेट करना है। तो ये सब प्लानिंग के थ्रू होता है। तो इंडिया के जो मेन प्लानिंग्स हैं उसमें हम पहला जो ये है कि इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना। और राष्ट्रीय आय के साथ साथ आपको पता है कि प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जुड़ी होती है। अगर हमारे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्लियर है कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो सिटीजन है वो रिलेट करते हैं नेशन से। क्लियर है। फिर देन सेकेंड पॉइंट कि क्रिएशन ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, हम इस तरीके से हम अपने समाज का निर्माण करेंगे ताकि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसके जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों को आर्थिक उन्नति के समान अवसर मिले। ऐसा ना हो कि बड़े ही लोगों को मिलता चला जाए और जो छोटे लोग हैं उनको कोई इकोनॉमिक अपीयरेंस या इकोनॉमिक में कोई सेम सेक्शन पर उन सोसाइटी की अपॉर्चुनिटी ना मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो वो पीछे रह जाएंगे, वो गरीब की गरीब रह जाएंगे, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये क्लियर होता है कि हमें कैसा बनाना है, एक सोशलिस्ट अपना सोसाइटी बनाना है ताकि सभी का विकास, सभी का डेवलपमेंट हो सके। फिर देन ये बोलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लियर है भैया, हमें अपना सेकेंडरी सेक्टर भी तो बढ़ाना है, कि जो भारत में जो भी प्लानिंग्स बनेंगी वो बुनियादी उद्योगों पर विशेष जोर देते हैं। बेसिक जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पर विशेष जोर देंगे कि हमको इस सेक्टर्स को बढ़ाना है, इस सेक्टर पे ज़्यादा काम करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों का, रूरल का भी विकास होगा, अर्बन का भी विकास होगा, यानी कि शहरी ग्रामीण दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर हम अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, हमारी जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये भी बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। फिर बोलता है कि इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, क्लियर है, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, अपना सोसाइटी में हम एजुकेशन क्रिएट कराएंगे, हेल्थ इशू इतने अच्छे तरीके से हम प्रोवाइड कराएंगे कि भैया हमने हेल्थ कार्ड बना दिया,
अभी आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना, तो आयुष्मान भारत योजना के हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हम ये नहीं कि हमारे पास हम सिर्फ ग्रो कर रहे हैं पर हम लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इन्हीं से बढ़ती है कि आपके पास हाउस है, हेल्थ है, सिक्योरिटी रीजन्स हैं, और आप जीने के लिए किस तरीके से जी रहे हैं, आपके पास बेसिक जो भी नीड्स हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इससे क्या होगा, ये तीनों चीज़ें आप जब आपको मिलती है तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। मान के चलो आपको खाना मिल गया हो बट रहने के लिए जगह नहीं है, आप कहीं भी बस स्टैंड में सो जा रहे हैं या कहीं भी सो रहे हैं, तो वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होगा। आपको लोग उतने अच्छे तरीके से ना ही आपसे तो बात करेंगे, ना ही आप अपनी कहीं बात रखेंगे, तो आपके डिसीजंस को भी कोई नहीं मानेगा। तो आपका क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इस तरीके से बना के ताकि कोई व्यक्ति अपनी बात या समाज में एक अच्छा स्थान उसको मिल सके। तो इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, दोनों ऑप्शंस को देख लेना हिंदी इंग्लिश वाले। फिर बोलता है कि हम अब देखते हैं कि कैसे प्लान्स को हम कैसे बनाते हैं, पीरियड कैसा होना चाहिए प्लान का, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो एक दो तरीके से होता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड देन सेकेंड इज शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स में ये होता है कि बेसिकली ये 5 ईयर के होंगे, 10 ईयर्स के, 15 ईयर्स के। तो ये पहले रशिया में था, रशिया ऐसे ही करता था, 10 ईयर्स के प्लान, 5 ईयर के प्लान। तो ये बड़े एकदम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होते हैं, यानी कि बड़े व्यापक स्तर पर ये प्लान्स होते हैं जिसको अपनाया जाता है। और इन 5 ईयर प्लान्स में हर ईयर हम देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि हम किस तरीके से प्लान को क्या ये प्लान सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो नॉर्मल जो होते हैं वो 5 ईयर्स, 10 ईयर, 20 ईयर्स, ओके। स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ प्लान्स में, तो इतना कुछ इसमें है नहीं। फिर है शॉर्ट टर्म पीरियड प्लान। शॉर्ट टर्म पीरियड प्लान ये बोलता है कि 1 साल का प्लान हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है, हमने डिवाइड कर दिया, या फिर हमने मंथली प्लान्स में डिवाइड कर दिया। मतलब 1 साल का हमने प्लान बनाया और उसको हर मंथ में डिवाइड कर दिया कि भैया हमको इस मंथ में इसको अचीव करना है, अगले मंथ इसको अचीव करना है। मंथ बाय मंथ हम क्या करते हैं, हर महीने इसकी स्टडी करते हैं, ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस को चेक करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के प्लान्स को। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि लॉन्ग टर्म पीरियड प्लान्स क्या हैं या शॉर्ट टर्म पीरियड प्लान क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हिंदी वाले, ओके। फिर देन स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लान, कैसी रणनीति होनी चाहिए, योजना की रणनीति कैसी है हमारे भारत में अभी तक, हमने जो भी अपनाया 5 ईयर प्लान्स जो भी बने हैं अभी तक, तो उसमें कैसी कैसी रणनीतियों को हमने अपनाया। तो पहला है हेरोल्ड डोमर स्ट्रेटजी। हिंदी वाले ये थोड़ा डोमर कर लेना है, ये टाइमिंग हो गया है। तो पहला है हेरोल्ड डोमर स्ट्रेटजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन करता है पीसीएस में, फैक्चुअल क्वेश्चंस में, कि हमारी जो फर्स्ट एफआईपी थी 1951 से 56 वाली, तो वो कौन ने बनाया था, वो किस स्ट्रेटजी बेस पे थी, वो स्ट्रेटजी थी हेरोल्ड डोमर स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो इसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई दोनों को ध्यान दिया था, और डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे इस पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो हेरोल्ड डोमर पे फर्स्ट एफआईपी वाली। सेकंड एफआईपी मतलब कि नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं कि ये जब हमने सेकंड एफआईपी 1956 से 61 वाली जो 5 ईयर प्लान्स था, उस पे हमने इसको नेहरू और महालनोबिस दोनों ने मिल करके बनाया था। ये रणनीति 2 सेक्टर पे काम करती है, मतलब कि यानी कंज्यूमर गुड्स सेक्टर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। मतलब हमारे पास यहाँ पे पैसा होना चाहिए, और पैसे के साथ हम क्या कर सकें, उसको हम इंडस्ट्री लगा सकें। इंडस्ट्री से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन से कंज्यूमर को क्या मिलेगा, वो सामान मिल जाएगा। तो हमें इस रणनीति में हमें को हाईली इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए हमको औद्योगिकरण प्राप्त करना था। अगर हमको जल्दी से इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाना है, तो हमें अपना इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। देखो, इंडस्ट्री होने के कारण ये होता है कि हम फाइनल गुड्स वगैरह बेच सकते हैं, बाहर किसी को दे सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं हम किसी को गेहूँ दे दें। अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो पर्टिकुलर मान के चलो, आपके लिए आटा फाइनल गुड्स है, पर किसी के लिए रोटी फाइनल गुड्स होगी, या किसी के लिए ब्रेड फाइनल गुड्स होगा। तो उसके लिए हमें किसको बढ़ाना होगा, इंडस्ट्री को, औद्योगिकरण को।
ये बिल्कुल रूस से लिया गया हुआ, ये बेस्ड ऑन रशियन एक्सपीरियंस कि उन्होंने इस तरीके से किया था, और उस टाइम हमारा रसिया बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए हमने वहाँ से उस चीज़ को अडॉप्ट किया। और ये महालनोबिस स्ट्रेटजी पर बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान, जो बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइज प्लान था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देन इसका उद्देश्य ये भी था कि आत्मनिर्भर बनाना, पूंजी की कमी को दूर करना। हमको क्या करना था, सेल्फ रिलायंट बनाना है। आत्मनिर्भर कैसे बनाए, अभी आपने देखा हो आत्मनिर्भर भारत, ये भी बस बिल्कुल वैसी स्ट्रेटजी पे वर्क था कि हम अपनी कैपिटल्स की जो भी कमी उसको कैसे दूर करें, हम सेल्फ रिलायंट कैसे बने ताकि दूसरों से ना मांगना पड़े। ठीक है। फिर ये सेकंड एफआईपी थी, इसमें थोड़े से हमने अमेंडमेंट किया, और यही रणनीति, यही स्ट्रेटेजी को हमने फिफ्थ एफआईपी तक लेके गया, मतलब कि आने वाली जो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना तक यही रणनीति को हम लोग थोड़ा थोड़ा ले करके गए, ताकि हम जल्दी से जल्दी सेल्फ रिलायंट बन सकें। ये एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी, जिसकी छवि हर योजनाओं में मिलती थी हमको, शैडो जो थी हमारी हर 5 ईयर प्लान्स में देखने को मिलती थी। तो आपको भैया इसमें दो चीज़ याद रख लेना, नेहरू मालनोबिस किस पे रिलेटेड प्लान स्ट्रेटजी बनाए थे, बिल्कुल फुली औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फुली इनका फोकस था। फिर है गांधीयन स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको अभी बताया कि नारायण अग्रवाल ने इसको बनाया था, जो कि बिल्कुल गांधीयन जो उनकी विचारधारा थी उनके बेस पर। उनकी विचारधारा ये थी कि हम गांव और उनकी संस्कृति, उनके जीवन के बुनियादी स्तर, यानी कि जो रूरल एरिया है, जो बेसिक मॉडल है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसको हम बढ़ा सकें, उनकी कल्चरल लेवल को बढ़ा सकें, ताकि वो जल्दी से जल्दी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐड हो सकें, और इससे क्या होगा, उनका डेवलपमेंट हो जाएगा। ये भी एक स्ट्रैटेजी थी, और अभी भी इसको हम अपनाते हैं ताकि रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो। ओके। फिर है एलपीजी स्ट्रेटेजी। एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो है एक तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब ये होगा कि हम 1991 के बाद एलपीजी स्ट्रेटेजी के थ्रू हमने अपने 5 ईयर प्लान्स को में ऐड किया। मतलब ये जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण योजना जो आई, इसमें ये था कि उदारीकरण में यानी कि लिबरलाइजेशन में हम क्या करें, जो भी हम जो कंट्री या जो कंट्री के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, इवन अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें हम थोड़ा सा लिबरल हों, सरकार लिबरल हो, ताकि उनको बहुत सारी छूट मिल सकें। अपना खुद का बिजनेस वो चालू कर सकते हैं, किसी भी कोई भी काम कर सकते हैं। फिर वो वैश्वीकरण मतलब कि दूसरी कंट्री में अपने सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को हमको 1991 के बाद लाना पड़ा, जब हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आई। तो लाइसेंस परमिट राज को हमने ख़त्म किया। पहले हमको हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए रहता था, जिससे लोग परेशान रहते थे और उतना बिजनेस नहीं कर पाते थे। तो लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर दिया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब आरक्षित क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। तो बहुत से ऐसे काम थे जो गवर्नमेंट के अंडर में आया करते थे। तो गवर्नमेंट के अंडर में आने के कारण हमने क्या किया, हमने प्राइवेट सेक्टरों के लिए खोल दिया, ताकि आइए आप भी काम कीजिए, ये था। तो इस तरीके से हमने, और एफडीआई बढ़ाई हमने इस पॉलिसी में अंदर, कि अब दूसरे देश के लोग हमारे इंडिया पे आकर के क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं। तो हमने इस तरीके से एफडीआई को हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हमने बढ़ावा दिया, और आज उसका ये सबूत है कि हमारा जो इंडिया इतना ग्रो किया है वो इन्हीं वजह से किया हुआ है, ताकि लोग आगे बढ़े, लोगों ने बिजनेस किए, ये सारी चीज़ों को लेकर के। ये तो हो गया। तो प्लानिंग कमीशंस जो था, मैंने आपको बता दिया कि प्लानिंग कमीशंस क्या था। प्लानिंग कमीशन आपको पता है कि 1950 में ये आया। इसके पहले चेयरमैनशिप जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि इसके जो भी चेयरमैन बनेंगे वो बनेंगे आपके, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो बनेगा। ये करता क्या है, इट वाज ए फॉर्मुलेट प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके। देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार कौन करता है, तो प्लानिंग कमीशन करता था, वो उस टाइम करता था, पर अभी 2015 में चेंज हो गया, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया था। तो ये करता क्या है प्लानिंग कमीशन, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे, जो भी प्लानिंग होगी, उसको कौन तैयार करेगा,
प्लानिंग कमीशन, उसको एक डाटा दे दिया जाएगा कि भैया तुम्हारे पास इतने फिजिकल रिसोर्सेस हैं, इतनी कैपिटल्स हैं, इतने ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, अब लो भैया तुम देश का इकोनॉमिक जो भी प्लानिंग है, किस तरीके से हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये सब सारी चीज़ें आप तैयार करिए। तो ये हो गया। तो प्लानिंग कमीशन जो है ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा, नॉन पॉलिटिकल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको ऐड नहीं किया गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। दूसरी चीज़ ये एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब प्लानिंग को बनाया, उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे प्लानिंग होनी चाहिए। अब सरकार माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, इसकी जो डेट है कब बना, ये सेटअप हुआ, ये 15 मार्च 1950, मतलब कि 15 मार्च 1950 को ये बना, क्रिएट हुआ। फिर ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी के बाद बना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ये ना संवैधानिक निकाय है, ओके, ये कोई ना ही संवैधानिक है ना ही गैर संवैधानिक है। इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल, मतलब कि इसको किसके थ्रू, यूनियन कैबिनेट के थ्रू सेटअप किया गया था, एनडीसी के द्वारा। याद रखना इस चीज़ को, एनडीसी जो सेटअप किया गया था यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1952 को इसको सेटअप किया गया। और ये जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो प्लानिंग कमीशन ने दी है, उसका ये क्या करता है, मेनली कंसर्न और अप्रूवल देता है। कौन देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसको किसने बनाया, तो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने बनाया, तभी तो ये क्या करता है, अप्रूवल देता है। उसने एडवाइस किया कि भैया ऐसे ऐसे करना है प्लानिंग कमीशन ने, और ये क्या करेगा, इस पर अप्रूवल देगा। ओके, ये हो गया। इसके कुछ जो हैं, इसके जो एनडीसी का जो हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते थे, और सेंट्रल मिनिस्टर, कुछ चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट, है ना। तो कितने लोग हो जाएंगे, इसके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, और बाकी लोग जो होंगे वो पूरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, और स्टेट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मतलब यूटी के, और एडमिनिस्ट्रेटर और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स होंगे, यानी कि आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये सबके ये वर्क होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल, फ्रॉम द स्ट्रिक्टली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एनडीसी इसेंशियली एन एडवाइजरी बॉडी। तो एनडीसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि योजना आयोग ने एनडीसी को अपना दे दिया। अब एनडीसी भी एक एडवाइजरी बॉडी थी कि भैया ऐसे इस तरीके से सलाह देंगे एक दूसरे को, इस तरीके से होना चाहिए, फिर इस तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं, बट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। इसके फंक्शंस क्या हैं, करता क्या है, समय समय पर जो कार्य योजना की समीक्षा करता है, मतलब कि जो भी प्लानिंग्स हैं उसकी क्या करेगा, वो टाइम टू टाइम रिकमेंड करेगा, मेज़र करेगा, ओके। और हमने टारगेट्स को पाया है कि नहीं, ये भी वो चेक करता है। फिर ये देखता है कि जो भी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट डाल रही हैं इकोनॉमिक पॉलिसी या सोशल पॉलिसी, उसको देखता है। फिर इंश्योर करता है कि हम किस तरीके से जो भी कोऑपरेशन कर सकें, मतलब कि हम अपने इम्प्रूवमेंट में, हम अपने डेवलपमेंट में, या फिर हमने प्रशासनिक क्षमता के नियोजन व सुधार में, मतलब कि हम किस तरीके से ऐसा सुधार करें और उसमें लोगों का अधिकतम से अधिकतम सहयोग मिले हमको। मतलब एक तरीके से कोऑपरेट करता है पीपुल्स के थ्रू कि हम प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट कैसे करें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के साथ, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देख लेना है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है। इसके बाद वाला जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, उसमें हम पूरे 12th FYP को हम देखेंगे, कितनी अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बनी है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस सारे पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।